Hello, good evening, everyone. Good evening, good evening. Namaskar. Yes, Aman, Endukant, Ranjana, Fahim, Priyanka, Ajit, Abhishek, Divya, Amandeep, Pallavi, Mahesh, Alok, Saloni, Kirti, Kakul, Shweta, Niranjan, Bhole, Mamta, अमन, रवि, आदित्य, अंशिका, स्नेहा, सत्यम, प्रिया, पंकज, अनुज, सूरज, अंकिता, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज लेट मी नो। ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं? हाँ जी, यस, हाय, हेलो, घनी खम्मा बेटा। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग, नमस्कार। क्लियर है? ऑल गुड। चलिए, तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारा अध्याय चल रहा है और आज लेक्चर नंबर 8। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, और इसको खत्म कर दिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रतिरक्षा तंत्र में आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये तो शायद मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी, लास्ट क्लास में पढ़ाया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है ये मैंने उससे पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। उसी में मैंने आपको टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और प्रतिरक्षाकरण, इम्यूनाइजेशन भी पढ़ा दिया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी एलर्जी की, ठीक है। फिर हमने बात की थी स्वप्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं, ठीक है। फिर बेटा हम लोगों ने बात की थी मानव प्रतिरक्षा तंत्र की। मैम आप AIR बैच में नहीं हो, अरविंद पूछ रहे हैं। बेटा ऐसा है देखो कि यकीन 1.0 में स्काइसर है, तो यकीन का AIR बैच जो है वो मैं लूंगी, ठीक है। इसी तरीके से लक्ष्य 1.0 में क्योंकि मैं हूं तो लक्ष्य का AIR बैच बेटा आप लोगों का स्काइसर लेंगे जूलॉजी में, ठीक है। AIR बैच में आपको वैरायटी भी मिलनी चाहिए, जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ दूसरा टीचर भी पढ़ाएगा, तो हो सकता है सर एक दो चीजें नई ऐड करें, है ना। तो एक ही टीचर से सब कुछ थोड़ा ना पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा टीचर का छोटा छोटा ज्ञान इकट्ठा करते रहो। वैसे भी AIR बैच जो है बेटा उसमें ज्यादातर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको तुरंत रिवीजन होगा उसका, तो कोई भी पढ़ाए सब अच्छा है, ठीक है। तबियत मेरी SP कोरी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। इसके बाद बेटा हम लोगों ने प्रतिरक्षा तंत्र की बात की थी, मानव प्रतिरक्षा तंत्र की, और हमने देखा था कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कई सारे लसिकाभ अंगों से मिलके बनता है। अब ये जो लसिकाभ अंग थे बेटा ये दो प्रकार के थे, एक थे आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग, दूसरे थे आपके द्वितीयक लसिकाभ अंग। जो प्राथमिक लसिकाभ अंग थे बेटा वो लसिकाभ अंग थे जहां पर एक्चुअल में आपके लसिकाणु बनते हैं, उनका प्रचुरोद्भवन यानी कि प्रोलिफरेशन होता है और उनका परिपक्वन यानी वो मैच्योर होते हैं। वहीं बेटा जो आपके द्वितीयक लसिकाभ अंग होते हैं यहाँ पर एक्चुअल में ये द्वितीयक लसिकाभ अंग आपके लसिका से या रक्त में से जो भी उसमें बाह्य जीव है, ठीक है, जो भी आपसे आपके शरीर में बाहर से आए हुए जीव हैं उनको बेटा ये छान के अपने पास रख लेते हैं, और जब आपके लसिकाणु यहाँ आकर के द्वितीयक लसिकाभ में पहुंचते हैं लसिकाभ अंग में, तो यहाँ द्वितीयक लसिकाभ अंग में एक्चुअल में प्रतिजन प्रतिरक्षी रिएक्शंस यानी कि अभिक्रिया होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने इनके उदाहरण भी देखे थे। आपके प्राथमिक लसिकाभ अंग में दो होते हैं, आपका अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं बोन मैरो बी, यहाँ पर आपके बी लसिकाणु का परिपक्वन होता है या वो प्रोलिफरेट होते हैं, ठीक है। जबकि आपका थाइमस ग्रंथि दूसरा प्राथमिक लसिकाभ अंग है, और थाइमस ग्रंथि में बेटा आपके टी लसिकाणु बनते हैं या मैच्योर होते हैं या डिफ्रेंशिएट होते हैं, विभेदित होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी जो आपके द्वितीयक लसिकाभ अंग है, इसमें प्लीहा सबसे बड़ा लसिकाभ अंग है। इसके अलावा यहाँ पे लसिका गांठें आ जाती हैं, आपके टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस, ये सब लसिका गांठें हैं। इसमें आपका माल्ट आ जाता है, अपेंडिक्स कृमि रूपी परिशेषिका आ जाती है, माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, आपका श्लेष्मा संबंधित लसिकांग या लसिका ऊतक। ये माल्ट बेटा आपके टोटल जो भी लसिकाभ अंग है उनका 50% लगभग भाग बनाता है, और ये श्लेष्मा भित्ति में पाया जाता है या श्लेष्मा स्तर से जुड़ा हुआ होता है आपके आहार नाल में, जो मूत्र जनन पथ है वहां पर, और बेटा
मादाओं में अगर हम बात करें तो मूत्रपथ में अलग, जननपथ में अलग, इसके अलावा बेटा आपके श्वसन मार्ग में भी पाया जाता है। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हाँ एक्चुअल इंटरेक्शन होता है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, बिल्कुल सही है। आज बेटा हम बात करेंगे, अगला टॉपिक एनसीईआरटी का उठाएंगे एड्स। अब आपके तीन ही टॉपिक बचे इस चैप्टर के, पहला बेटा एड्स, दूसरा आपका कैंसर, तीसरा आपका ड्रग्स और उसके साइड इफेक्ट्स या उनके यूज मिसयूज। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आज हम बात करेंगे एड्स की। AIR बैच नहीं मिला, 97 रैंक था, फिर भी क्यों नहीं मिला? उसमें तो टॉप 100 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं ना। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं एड्स होता क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए चार्ट ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। हेडिंग डालिएगा एड्स। पहले तो आपको एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में हम इसे बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम को क्या बोलते हैं यार? संलक्षण है ना, संलक्षण। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। आगे कुछ ही बताने से पहले मैं आपको सिंड्रोम के बारे में रिवाइज करवाना चाहती हूँ। रिवाइज इसलिए बेटा क्योंकि इसके बारे में हमने 2 बार पढ़ लिया है। पहले जब मैंने आपको जनन स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर बताया था मैंने आपको संक्रमण, रोग और संलक्षण तीनों में अंतर होता है ना। इन्फेक्शन, डिजीज और सिंड्रोम, तीनों में मैंने आपको अंतर बताया था। इस चैप्टर में भी बेटा जब मैंने आपको रोग हम पढ़ रहे थे, मानव में सामान्य रोग, तब भी मैंने आपको तीनों में अंतर बताया था। क्या होता है इन्फेक्शन, क्या होता है रोग डिजीज, और क्या होता है संलक्षण सिंड्रोम। याद है या नहीं याद है? एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है? किसी भी रोगजनक का आपके शरीर में प्रवेश करना, मतलब आपको संक्रमण हो चुका है। ठीक है, किसी भी रोगजनक का शरीर में प्रवेश मतलब संक्रमण। रोग का मतलब होता है बेटा जब उस रोगजनक के प्रवेश करने के लक्षण दिखने लग जाएं, वो बेटा रोग होता है। और जब कई सारे रोग शरीर में एक साथ घर कर लेते हैं, उसको बेटा हम संलक्षण या सिंड्रोम कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई भी हैं, मैंने आपको लिखवाई भी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस स्लो है, इज इट सो? मुझे बता दो प्लीज, वॉइस का क्या इशू आ रहा है भाई? रुको, शिवकांत दुबे चेक करवा ले रहे हैं। और भी कोई? रेशमी बोल रही हैं, और वॉइस स्लो है बच्चे बोल रहे हैं, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल दिया मैंने बेटा। बात करें बेटा एड्स की, तो यहां पर भी संलक्षण मतलब ये भी आपका शरीर एक तरीके से बीमारियों का घर बन जाता है। ठीक है, अब इसका रोगजनक क्या है या इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? रोगजनक मतलब कि कॉजेटिव एजेंट, कौन सा ऐसा रोगजनक है या कौन सा ऐसा जीवाणु, विषाणु, कवक क्या है बेटा जिससे कि ये रोग होता है? तो इसका पॉजिटिव एजेंट बेटा क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट एक विषाणु है, और विषाणु में भी बेटा हम बोलेंगे एक पश्च विषाणु है। पश्च विषाणु का मतलब होता है रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसा विषाणु जिसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। कौन होता है? आरएनए। ठीक है, तो इनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बेटा? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। ठीक है, इनका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बेटा? आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। यस, ये हो गया इसका पॉजिटिव एजेंट यानी कि रोगजनक। होता किससे? एड्स आपके एक पश्च विषाणु से होता है, और इस पश्च विषाणु का नाम है बेटा HIV, ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि बेटा एक रेट्रो वायरस है, यानी कि पशु विषाणु है। हैप्पी बर्थडे आशीष राठौर राजपूत। डन, आगे बढ़े। मुझे भी बोलिए हर्ष, आपको क्या बोलना है बेटा? इस एचआईवी का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। तो बेटा अध्यापिका छाले की दवा क्या है? जेके चौधरी। इन जनरल बेटा छालों में हम बीकासूल देते हैं, बीकासूल इज बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इन जनरल हम छाले में बीकासूल देते हैं। इसके अलावा कई सारे वो क्या बोलते हैं उनको, ऑइंटमेंट्स आते हैं, जैसे ओरासोर वगैरह, तो जहाँ छाले हैं वहां पर लगा लो उसको, ठीक है, ओरासोर। बाकी आप बीकासूल खा सकते हैं, रात को सोने से पहले एक ले लो, दिन में एक, ठीक है ना। चलिए, एचआईवी की संरचना देखिएगा जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। एचआईवी संरचना, ये जो पशु विषाणु है इसकी संरचना इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैम आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हो? भाई मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट आपकी आकांक्षा अग्रवाल मैम है, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी जरा अगर हम संरचना देखें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड 2 आरएनए होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, एक रज्जुकी होता है। इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो एक एक करके हम लिखते भी चलते हैं। ये क्या हो गया बेटा? ये दोनों 2 समान सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 एक जैसे, सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब कि एक रज्जु की आरएनए होते हैं। इन आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए बनाना, ठीक है। इसके बाहर बेटा एक प्रोटीन का आवरण होता है, यस। इसके बाहर 2 प्रोटीन के आवरण होते हैं। क्या हो गया भाई? ये प्रोटीन के आवरण देख लेते हैं एक बार हम, 1 मिनट है ना। ये प्रोटीन के आवरण हो गए, ठीक है। ये एक और हो गया बेटा प्रोटीन का आवरण।
ये दोनों प्रोटीन के आवरण हो गए। ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें एक लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? लिपिड की बाइलेयर होती है। ये क्या है बेटा? ये लिपिड की बाइलेयर, बाइलेयर मतलब दो परतें, और बीच बीच में बेटा ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन के अणु होते हैं। हाँ जी। अच्छा सिद्धार्थ तिवारी, धन्यवाद। हो जाए तो बता देना, जल्दी से लिख लीजिए।
डन सबका। सबका। लकी विश्वकर्मा बोल रहे हैं मैम आज मेरी पहली क्लास है। बेटा तो फिर मैं आपसे विनती करूंगी थी आप जाकर के पहले पिछले लेक्चर्स देख करके आइए। मैम जूम कर दो। जूम क्या करना है बेटा, कितना तो क्लियर है। कॉपी कर लिया प्रीति कुमारी? क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है, तो हमने देखा रोग, रोगजनक। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ये आप जरूर लिख लीजिएगा। इसमें लिखिएगा एचआईवी का सर्वप्रथम, या एचआईवी ना लिख करके हम इसे लिखेंगे एड्स का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला केस 1981 में यूएसए में होमोसेक्सुअल में देखा गया। होमोसेक्सुअल समझते हैं आप? समलैंगिक जो होते हैं, गे, लेस्बियन में देखा गया। ठीक है, सबसे पहला बेटा जो एचआईवी केस रिपोर्ट किया गया था वो 1981 में देखा गया था, यूएस में देखा गया था, और एक नर में देखा गया था, मेल में देखा गया था, जो कि होमोसेक्सुअल था। होमोसेक्सुअल मतलब ऐसे पर्सन जो अपने ही जेंडर में लैंगिक संबंध बनाते हैं, जैसे मेल मेल के साथ गे बोलते हैं इनको हम, फीमेल फीमेल के साथ, अरे इंदुकांत, फीमेल फीमेल के साथ जिसको हम लेस्बियन कहते हैं, ये बेटा मेल में देखा गया था। भारत में अगर हम बात करें, सबसे पहला केस भारत में एड्स का सबसे पहला केस किसमें रिपोर्ट किया गया? सबसे पहला केस 1986 में चेन्नई, चेन्नई कहाँ आता है? तमिलनाडु ना, तमिलनाडु में प्रोस्टिट्यूट में देखा गया या रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट किया गया। ठीक है, अब प्रोस्टिट्यूट क्या होता है? वो भी होते हैं बेटा सेक्स वर्कर्स होते हैं। ठीक है, सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनको हम मेल या फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं। प्रोस्टिट्यूट में रिपोर्ट किया गया। ठीक है, मैं लास्ट ईयर कौन से सेक्शन में पढ़ा रही थी मुझे नहीं याद है, किसी बैच में ही पढ़ा रही थी, तो मुझे एक बच्चे ने बोला मैडम आप अब्यूज़ कर रहे हो क्लास में। एंड आई वाज लाइक बेटा मैं अब्यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये केस है भाई। आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे उसमें यही वर्ड यूज़ किया होगा। सेक्स वर्कर्स आर लाइक रेड लाइट एरियाज, आपको पता है? रेड लाइट एरियाज नहीं पता होगा यार। रेड लाइट एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर मेल्स, जनरली वैसे फीमेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर फीमेल्स सेक्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है ना, उनको बेटा हम रेड लाइट एरियाज कहते हैं। ठीक है, और वो फीमेल्स जो पैसे के बदले में सेक्स प्रोवाइड करती हैं उनको बेटा हम प्रोस्टिट्यूट्स कहते हैं। ठीक है, होमोसेक्सुअल क्या होते हैं अश्विनी? अभी मैंने आपको बताया, होमोसेक्सुअल्स ऐसे पर्सन्स जो होमो मतलब एक जैसे अपने ही सेक्स में लैंगिक संबंध बनाना पसंद करते हैं, उनको बेटा हम होमोसेक्सुअल्स कहते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल्स ऐसे होते हैं जो मेल्स में भी उतना इंटरेस्ट रखते हैं जितना फीमेल्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उनको बेटा हम बाइसेक्सुअल्स कहते हैं। बाइसेक्सुअल्स जो मेल्स के साथ भी लैंगिक संबंध बना सकते हैं और फीमेल्स के साथ भी लैंगिक संबंध बनाने में इच्छुक रहते हैं, उनको बेटा हम बाइसेक्सुअल्स कहते हैं। होमोसेक्सुअल्स बेटा जैसे मेल मेल पार्टनर हैं, सेक्स पार्टनर हैं, फीमेल फीमेल सेक्स पार्टनर्स हैं। ठीक है, सेक्स वर्कर समझ में आ गया? आयुष अग्रवाल बेटा मैं यही वर्ड यूज कर सकती हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझा सकती हूँ। एसपी कोरी लीव इट। ठीक है,
डन, क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? धन्यवाद अमनदीप। सबको क्लियर है? कैसे कैसे लोग होते हैं बेटा, ऐसे ही लोग होते हैं। आजकल तो ये होमोसेक्सुअल वाला ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा चल गया है, LGBTQ कम्युनिटीज़ बन गए हैं जो इसके लिए फाइट करते हैं। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं ये अपने इस राइट के लिए। डन, चलिए आगे बढ़े बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। अब ये HIV काम कैसे करता है, ठीक है, हमने HIV की संरचना देखी। अब हम बात करेंगे HIV का संक्रमण होता कैसे है, या HIV का क्या बोलेंगे यार, HIV का कार्य, ठीक है, हाउ HIV अफेक्ट्स, HIV कार्य कैसे करता है। तो आप सबको पता है बेटा कि HIV एक पशु विषाणु है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब कि जिसके पास RNA है, ठीक है ना। अच्छा अरविंद थैंक्स मैडम, न्यू ज्ञान। हाँ जी मैम, LGBT क्या है, LGBTQ क्या है, जयराज, सब कुछ मैं क्लास में बता दूंगी तो गूगल कब काम आएगा। बाकी अपने पर्सनल ज्ञान के लिए तो तुम सब लोग गूगल, यूट्यूब और सबका इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन अगर मैंने कोई भारी शब्द फेंक दिया तो तुम मेरे ही ऊपर आके गिरते हो कि नहीं मैडम आप ही बताओ, अब हम गूगल पे क्यों जाए, हैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दिया था तो एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने, अगर चिंगारी छोड़ी है तो उसकी आग आप जाकर के गूगल से इकट्ठी कर लें, वो बेटा काम का नहीं है, जितना काम का था उतना मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। HIV का काम कैसे होता है बेटा, HIV कैसे काम करता है जरा उसको समझिएगा। ये HIV वायरस, ठीक है, ये आपका HIV वायरस, ठीक है, ये इसके अंदर ये हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन और बाइलिपिड वाली लेयर, ये हो गई बेटा आपकी प्रोटीन लेयर, ठीक है, और इसके अंदर बेटा फिर से वो प्रोटीन लेयर, और उस प्रोटीन लेयर के अंदर आपका RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इसके अंदर आपका RNA और RNA के साथ साथ आएगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। चित्र समझ में आ रहा है, थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि मैं पहले ही ये आपको बना करके समझा चुकी हूँ, ठीक है। मैडम 1 दिसंबर रह गया, वो अरविंद बाद में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये RNA हमारी बॉडी में जब एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर ये महाभक्षाणु कोशिकाएं, याद आ रहा है या नहीं मैडम, आप थोड़ा सा और बड़ा बनाइए, थोड़ा सा बड़ा नहीं बनाऊंगी बेटा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है ना, तो वहां पर एक सैंपल बना दिया है, आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमने बेटा ये वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा ये महाभक्षाणु कोशिकाओं को अफेक्ट करता है। ये अफेक्ट करता है आपके मैक्रोफेजेस को। किनको अफेक्ट करता है बेटा, ये अफेक्ट करता है आपके मैक्रोफेजेस को, ठीक है। मैक्रोफेजेस आप ऐसे समझ लो, ठीक है, ये आपके मैक्रोफेजेस हो गए। इस मैक्रोफेज के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस आपको पता ही है, डबल मेम्ब्रेनस कोशिकांग होता है जिसकी 2 झिल्लियां होती हैं, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा इसका ये DNA पाया जाता है। तो ये बेटा जो हमने संरचना बनाई है, ये संरचना बनाई है आपके महाभक्षाणु कोशिका की, जिसको हम मैक्रोफेज बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका महाभक्षाणु या मैक्रोफेज। अब होता क्या है बेटा, ये जो HIV है ये बेटा अपने इस RNA को मैक्रोफेज के अंदर इंसर्ट करवाता है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने अपने RNA को मैक्रोफेज के अंदर इंसर्ट करवाया। किसको इंसर्ट किया, अपने आनुवांशिक पदार्थ को, और इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है बेटा, RNA। अकेला RNA यहाँ पर नहीं आता है बेटा, RNA के साथ साथ वो एंजाइम भी आता है जो RNA से DNA बनाने वाला है। तो यहाँ पर आता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या आता है, यहाँ पर आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा,
ये आरएनए से बनाएगा डीएनए। ये क्या करेगा बेटा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से बनवाएगा डीएनए। इसने क्या किया, आरएनए से बनाया डीएनए। अब ये डीएनए जाकर के एंटर कर जाता है इस महाभक्षाणु कोशिका के, ओके गो, ये डीएनए जाकर के एंटर कर जाता है आपके जो महाभक्षाणु कोशिका है उसके डीएनए के साथ, ठीक है। अब महाभक्षाणु का डीएनए आपको सबको पता है कि किसी भी कोशिका में उसकी क्रिया को कौन कंट्रोल करता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में कि किसी भी कोशिका की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, उसका केंद्रक। और इसी तरीके से केंद्रक की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है बेटा, केंद्रक की क्रिया का नियंत्रण करता है उसका आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए, जो भी है, ठीक है। अब यहां पर बेटा अभी तक ये महाभक्षाणु कोशिका के डीएनए के हिसाब से काम कर रही थी। अब जैसे ही ये एचआईवी का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हुआ और ये डीएनए में जाकर के महाभक्षाणु के डीएनए में जाकर के जैसे ही मर्ज कर जाएगा, कुछ ऐसे समझ लो, ठीक है। महाभक्षाणु के डीएनए में जाकर के ये मर्ज कर जाएगा। अब महाभक्षाणु कोशिका इस वायरस के डीएनए के हिसाब से काम करेगी, समझ रहे हो। इसने आकर के सीधा वायरस के हेड पर, इसने आकर के सीधा आपकी महाभक्षाणु कोशिका के हेड पर हेड को पकड़ लिया, उसके सर को पकड़ लिया, अल्टीमेटली उसके कंट्रोल सिस्टम को पकड़ लिया, ठीक है। अब ये महाभक्षाणु कोशिका इस वायरस के डीएनए के हिसाब से काम करेगी, ठीक है ना। तो अब बेटा ये क्या करेगी, ये इसी के अंदर और कॉपीज बनवाएगी इस एचआईवी वायरस की। ये क्या करेगी, ये एचआईवी वायरस की और कॉपीज बनाएगी और यही कॉपीज बेटा बाहर निकल करके आपकी अन्य महाभक्षाणु कोशिका और सहायक टी कोशिकाओं पर अटैक करेगा। वह सहायक टी कोशिकाएं, याद करिए इनको हमने हेल्पर टी सेल्स बोला था, CD4 सेल्स बोला था, TH सेल्स बोला था। याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ जी सुना सुना लग रहा है। तो ये वायरस जाकर के बाकी की महाभक्षाणु कोशिकाओं और सहायक टी कोशिकाओं पर अटैक करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट करना मतलब अपनी कॉपीज बना रहा है, अपनी प्रतिकृति बना रहा है। इसलिए बेटा कहाँ बना रहा है, महाभक्षाणु के अंदर। इसीलिए बेटा हम महाभक्षाणु कोशिकाओं को एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। महाभक्षाणु को हम एचआईवी फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। सुना सुना लग रहा है फैजान, तो जाकर के बेटा लास्ट ईयर का कनेक्टिव टिश्यू पढ़ के आइए। हाँ आप लोगों को 11th का एक्सेस मिला है ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग कहेंगे मैडम आपने कहा था कि आप हमें 11th का रिवाइज करवाओगे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। बेटा AIR बैच आपके सामने एक हफ्ते पहले आया है, लेकिन हम लोगों को इसका आइडिया 1.5 महीने पहले मिल गया था, इनफैक्ट 1 महीने पहले तो मिल ही गया था। तो इस वजह से मुझे रुकना पड़ा कि मैं अगर यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करा दूंगी फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास भी करनी है, मेरा वाला रिवीजन भी करना है और AIR बैच का भी रिवीजन करना है। इसलिए अब आप AIR बैच के हिसाब से चलेंगे। सब कुछ प्लान्ड है किस तरीके से आपको रिवाइज करवाना है, बस आपको टीचर्स के साथ चलना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सबको। नोट कहाँ से करें राजेश, यहीं से करें, जैसे जैसे मैं काम करवा रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी मैं पानी ले आऊँ यार, मुझे प्यास लग रही है, जल्दी आप लोग ये बना लीजिए। नथिंग, आई वांटेड वाटर। नथिंग बेटा, आई वांटेड वाटर।
डन। AIR बैच नहीं मिला, रैंक 84, ऐसा कैसे हो सकता है ध्रुव? ऐसा है तो मैं बात कर लूंगी, रुक जाओ। सभी को नहीं मिला है AIR बैच बेटा, सभी को नहीं मिला है। आपको अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना है, तब जाकर के AIR बैच मिलेगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि जिसको AIR बैच मिल गया उसका ठप्पा लग जाएगा AIR पे, नहीं। AIR बैच में समय समय पर टेस्ट होंगे, और जो बच्चे अपने आप को वहां पे प्रूफ नहीं करेंगे उनको उनसे निकाल दिया जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं मिला है बेटा उनको वापस से ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले HIV ने किस पे अटैक किया? आपकी महाभक्षाणु कोशिकाओं पर। उसके बाद बेटा जाकर के काम करते हैं आपकी सहायक टी कोशिकाओं पर, और फिर बेटा ये आपकी सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। और ये याद रखना बेटा, जब तक आपके शरीर में सहायक टी कोशिकाओं की संख्या ठीक ठाक बनी हुई है तब तक आपको HIV के लक्षण नहीं दिखेंगे, है ना। HIV या यूं बोलो एड्स के लक्षण दिखना कब शुरू होते हैं बेटा? जब शरीर में काफी हद तक इन सहायक टी कोशिकाओं की मात्रा कम हो जाती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बता दिया नीट में कौन सा आया है, ये संरचना के आधार पर, ठीक है। इसमें 2 एक जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और इनमें 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 2019 में आया था। दूसरा क्वेश्चन बेटा अब हम आगे करेंगे, लिखिएगा। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, HIV पॉजिटिव होना और एड्स होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कई बार बेटा क्या होता है कि एक व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है लेकिन उसको एड्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिसको एड्स होगा वो HIV पॉजिटिव होगा ही होगा। HIV पॉजिटिव होना मतलब व्यक्ति को HIV का संक्रमण होना। इसका मतलब क्या है बेटा? HIV संक्रमण होने का मतलब शरीर में HIV का प्रवेश होना, ठीक है। और एड्स का मतलब होता है बेटा, एड्स का मतलब होता है HIV के लक्षण दिखना, ठीक है। HIV के लक्षण दिखना। और ये लक्षण कब दिखते हैं बेटा? ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। लक्षण एड्स के तब दिखते हैं जब सहायक टी कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। सहायक टी कोशिकाओं की जब संख्या कम हो जाती है, कोशिकाओं की संख्या कम होने पर, संख्या कम होने पर आपको एड्स के लक्षण दिखते हैं, ठीक है। अब HIV पॉजिटिव होना और एड्स होने में कितना दिन का अंतर हो सकता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बेटा? ये लिख लीजिएगा हेडिंग डाल करके या स्टार बना के लिखिएगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसके लक्षण दिखने तक का समय। के बीच का समय, ठीक है। और अगर हम बात करें एड्स की, ठीक है, तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बेटा 6 महीने से लेकर 6 महीने से 10 साल तक का हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति में HIV जो विषाणु है वो प्रवेश कर गया हो आज रात को, सपोज, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो आज रात को HIV पॉजिटिव हो गया। HIV पॉजिटिव क्यों हो गया? क्योंकि उसके शरीर में HIV ने प्रवेश कर लिया, उसको संक्रमण हो गया है। लेकिन बेटा केवल संक्रमण होने से एड्स नहीं होता है। एड्स तब होगा जब उसके लक्षण दिखेंगे, और लक्षण बेटा तब दिखेंगे जब सहायक टी कोशिकाओं की संख्या
कम होगी। ये बेटा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका 21 या 22 में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? और ये वो टाइम जिसमें कोई भी जीवाणु या विषाणु या कोई भी रोगजनक आपके शरीर में प्रवेश तो कर लेते हैं लेकिन लक्षण नहीं दिखाते, इस टाइम को बेटा हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, वो समय जिसमें कोई भी रोगजनक, ठीक है, हर रोगजनक का अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसी का इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटों का होता है, किसी का इंक्यूबेशन पीरियड महीनों का होता है, किसी का इंक्यूबेशन पीरियड सालों का होता है। याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था फाइलेरियासिस, याद आ रहा है कुछ कुछ? जब हम मानव में सामान्य रोग पढ़ रहे थे बेटा, तो उन सामान्य रोग में हम लोगों ने पढ़ा था एक फाइलेरियासिस, जिसको हमने हाथी पांव भी बोला था, फाइलेरिया था। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसमें बेटा हमने ये देखा था कि वो जो आपका फाइलेरियल वर्म है, ठीक है, वो जो आपका वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वूचरेरिया मलाई जो है, जो आपके लसिकांगों में प्रवेश तो कर जाता है लेकिन वो क्रोनिक है, मतलब सालों बाद बेटा वो लक्षण दिखाना शुरू करता है। याद आ रहा है? ठीक है, मतलब वूचरेरिया का भी इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है। अगर हम बात करें आपके फूड पॉइजनिंग, बॉटुलिज्म, ठीक है, तो बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग जो होता है बेटा, इसमें क्या हुआ, आप अभी कहीं से गोलगप्पे खा करके आए, ठीक है, आपने अभी गोलगप्पे खाए, क्लास खत्म हुई 8 बजे, आज मैडम ने आज गोलगप्पे का नाम ले लिया है तो गोलगप्पे खाना तो बनता है। ठीक है, तो क्लास खत्म होते अपन गए पड़ोस में गोलगप्पे खाने, ठीक है, गोलगप्पे खा लिए। अभी ये मौसम भी ऐसा है बारिश वाला, तो इस टाइम पे आलू वगैरह बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। तो हम खा के आगे, टेस्टी था, खा के आगे टेस्ट में पानी इतना तीखा था पता नहीं लगा, लेकिन घर आने के 1-1.5 घंटे बाद आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो बॉटुलिज्म का बेटा जो आपका जीवाणु है, ठीक है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1.5 घंटे से लेके 4 से 5 घंटे तक हो सकता है। ठीक है ना। तो हर एक जीवाणु का, हर एक विषाणु के या किसी भी रोगजनक का बेटा अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एचआईवी की अगर हम बात करें तो एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड आपका 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति को आज या कल में एचआईवी वायरस उसके अंदर शरीर में प्रवेश किया हो, लेकिन बेटा एड्स के लक्षण उसको हो सकता है 6 महीने बाद दिख जाए, हो सकता है 10 साल बाद दिखे उसको। 10 साल बाद किसी को लक्षण दिखेंगे, किसको याद रहेगा कि उसने 10 साल पहले क्या किया था। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड समझ में आ गया। अब लक्षण क्या क्या दिखते हैं उस पर आ जाते हैं। एड्स के लक्षण क्या है बेटा, तो आइए हेडिंग डालिएगा, एड्स के लक्षण। एड्स के लक्षण क्या क्या लक्षण है बेटा, तो सबसे पहला इसका लक्षण है थकान, बुखार, दस्त लगना है, डायरिया। और फिर क्या बोलेंगे, सडन वेट लॉस या अचानक काफी वजन घटना, एकदम से वजन का घटना। ठीक है, ये इसके लक्षण है। और ये लक्षण दिखते कम है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लक्षण कब दिखेंगे बेटा, मैंने क्या बोला, जब हेल्पर टी कोशिकाओं की संख्या में कमी होगी, जब टीएच की संख्या जो है उसमें कमी आएगी, भारी गिरावट हो जाएगी। जब तक हेल्पर टी सेल्स हैं, आपको पता है हेल्पर टी सेल्स, हाँ हेल्पर टी सेल्स बेटा क्या करते हैं आपको पता है, ये आपकी जो किलर टी सेल्स हैं उनको मदद करते हैं। यही हेल्पर टी सेल्स आपकी प्लाज्मा बी सेल्स को मदद करते हैं प्रतिरक्षी बनाने में, यही किलर टी सेल्स को मदद कर रहे हैं प्रतिजन को मारने में। ठीक है, और यही मेन रोल प्ले करते हैं हेल्पर टी सेल्स बाकियों को सक्रिय करने में, ताकि वो जाकर के मारें किसी भी बाहरी जीव को। ये सीधा आपके हेल्पर टी सेल को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम के मेन मुखिया को पकड़ रहा है, और अगर मुखिया ही पकड़ गया तो बेटा बाकी भी काम करना लगभग बंद ही कर देंगे। ठीक है, और एक बार बेटा जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, फिर आपको अन्य रोगजनक से
आसानी से संक्रमण हो सकता है, आसानी से संक्रमण हो सकता है। और इनमें बेटा सबसे पहले जो संक्रमण होता है वो होता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इससे होता है टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। इसके अलावा बेटा आपको कवक संक्रमण हो सकता है जिसमें हम बोलेंगे कैंडिडियासिस। कवक संक्रमण हो सकता है कैंडिडा एल्बिकन्स से, इसको हम बोल सकते हैं कैंडिडियासिस। ठीक है, कैंडिडियासिस। इसके अलावा बेटा आपको टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ऐसे भी बेटा इन्फेक्शन हो सकते हैं आदि से। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इनको हम बोलते हैं, मतलब इनको अपॉर्चुनिटी मिली और इन्होंने संक्रमण किया। ठीक है, ये इंतजार करते हैं कब आपका शरीर इतना कमजोर हो कि ये जाकर के अटैक कर ले। ठीक है, जैसे कुछ लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब नॉर्मली तो वो आपसे बहुत खास बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि यार आपके साथ दोस्ती करने में उनको फायदा होने वाला है तो उन्होंने अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और फिर वो, अब तक वो आपसे बात भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही बेटा उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि आपसे बात करके उनका एक्स्ट्रा भला हो सकता है, वो तुरंत आकर के आपके दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को हम अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये सारे इन्फेक्शंस भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहलाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब अभी तक तो ये आपके शरीर पे हावी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया, वैसे ही बेटा मौका मिलते ही इन्होंने चौका मार दिया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो जीवाणु है, ये ऐसा जीवाणु है जो आप सबके शरीर में प्रेजेंट है। मेरे शरीर में, आपके शरीर में, सबके शरीर में बेटा ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब तक आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तब तक इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को मौका ही नहीं मिलता कि आपको अटैक कर सके। जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, आपने 1 महीने अपने खाने पीने पे अच्छा ध्यान नहीं दिया, आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक होगी, सबसे पहले बेटा आपको जो रोग लगेगा वो लगेगा टीबी। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, तो एक के बाद रोग लग जाते हैं। यस, सच में मैम ना, हाँ है ना। ये लिख लो जल्दी से फिर आगे बढ़े। डन। वायरस भी मतलब, हाँ देख लो तुम। यस, अदिति क्या हो रहा है भाई, किसको धन्यवाद बोला जा रहा है? इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे करें? इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के बेटा दो ही सबसे अच्छे तरीके हैं, हेल्दी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल। हेल्दी डाइट में आ जाता है आप प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जो भी है लिमिटेड, मतलब प्रोटीन तो अच्छी मात्रा में लें, कार्ब्स और फैट्स भी जितना लेना चाहिए उतना लेना चाहिए। आपको सारे विटामिन का प्रॉपर इंटेक करना है, स्पेशली आपको विटामिन सी का बहुत ज्यादा इंटेक करना है। विटामिन सी मतलब जो खट्टी चीजों में था, जैसे आपके फ्रूट्स वगैरह, ठीक है ना, ये सब बहुत जरूरी है, फ्रूट्स प्रॉपर खाओ। इसके अलावा बेटा आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब टाइम से सोना, टाइम से उठना। इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह का होना, ये बेटा आपके लाइफस्टाइल को। आई हैड टीबी, मुझे भी टीबी हुआ था। क्यों? मैं वजन कम कर रही थी। वजन कम करने के लिए मैंने एक्सरसाइज तो खूब की, लेकिन मैंने अपने डाइट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया और मैंने प्रोटीन का डाइट का ध्यान नहीं दिया, है ना। तो उसकी वजह से मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे टीबी होने का रीजन वाज दैट। ठीक है, हाँ आगे बढ़े बेटा। ये हो गए एड्स के लक्षण। अब एड्स के लक्षण के बाद हम बात करेंगे कि एड्स फैलता कैसे है। एड्स संक्रमण, ठीक है, फैलता कैसे है? तो ये बेटा दो चीजों से फैलता है। सबसे पहले संक्रमित रक्त या सीमेन वीर्य के संपर्क से ये फैलता है। ठीक है, या तो किसी
का कंटैमिनेटेड ब्लड मतलब जिसके रक्त में HIV है उससे, या बेटा वीर्य, ये दो ही रास्ते से फैलता है। ठीक है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता, सलाइवा किस करने से नहीं फैलता, टच करने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, एड्स पेशेंट के बर्तन छूने से नहीं फैलता। ये केवल और केवल दो तरीके से फैलता है। पहला, जो संक्रमित व्यक्ति है अगर उसका ब्लड आपके कांटेक्ट में आता है, या जो संक्रमित मेल है उसका सीमेन आपके कांटेक्ट में आता है। केवल दो ही तरीके से एड्स फैलता है। ठीक है, अब क्या क्या तरीके हैं बेटा संक्रमण के, तो यहाँ पर आप लिखेंगे संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। असुरक्षित यौन संबंध मतलब बेटा इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत वहां पर भी पढ़ा था, जनन स्वास्थ्य वाले अध्याय में हमने देखा था कि 3 ऐसे रोग हैं। जल्दी से मुझे बता दो कौन से ऐसे 3 STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिनका उपचार संभव नहीं है, इवन आप उसको सेम डे डायग्नोज कर लो तो भी। हाँ जी, हाँ, अगर फीमेल HIV पॉजिटिव है रोहित, तो उस कंडीशन में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से विदाउट प्रोटेक्शन। ठीक है, हाँ जी, कौन से ऐसे 3 STDs हैं जल्दी बता दो। प्रोटेक्शन हियर मींस कॉन्डोम्स। ठीक है, इफ यू आर नॉट यूजिंग कॉन्डोम व्हाइल हैविंग सेक्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो बेटा आपको इजिली ट्रांसमिट हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, वेरी गुड चंचल, क्या नाम था, हाँ जी मुस्कान सोनाली, हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड गोनोरिया नहीं है, चांटा दूंगे भी। जेनाइटल हर्पीज, ठीक है ना, 3 रोग हैं बेटा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एड्स। ये 3 बेटा ऐसे रोग हैं जिनसे अगर आपको संक्रमण हो जाता है, या जिनका संक्रमण अगर आपको हो जाता है, सेम डे भी अगर आप उसको निदान कर लोगे, उसको डायग्नोज कर लोगे, तो भी उसका इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो इनसे बचना ही इनका इलाज है। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, अत्यधिक या एक से अधिक, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बोलते हैं हम, ठीक है, एक से अधिक या एक से अधिक, हम ऐसे लिखते थे ना, कई व्यक्तियों के साथ। यौन संबंध बनाने से। और क्या तरीका है भाई? तीसरा तरीका है बेटा संक्रमित मां से बच्चे में, संक्रमित मां से भ्रूण में, है ना, क्योंकि ये जो HIV है बेटा, ये अपरा को पार कर सकता है, अपरा द्वारा ये पार हो सकता है। ठीक है, चौथा हो गया बेटा आपका संदूषित सुई, संदूषित सुई या रक्त के आधान से, ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, आधान मतलब कि ट्रांसफ्यूजन। अब ये संक्रमित सुई और रक्त का आधान बेटा कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है? संक्रमित सुई बेटा आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? या तो कोई नर्स फ्रेश सुई का इस्तेमाल ना करे, जो लोग बेटा ड्रग कंज्यूम करते हैं, है ना, जो ड्रग अब्यूज करते हैं, जो नशे करते हैं बेटा, सुई वाले, इंट्रावीनस जिसमें वो इंजेक्शन लेते हैं नशे करने में, तो बेटा नशे में थोड़ा ना पता, नशे में कौन इतना सतर्क रहेगा, नहीं 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 मुझे एड्स हो सकता है, मैं किसी का यूज किया हुआ इंजेक्शन या निडल या सिरिंज यूज नहीं करूंगा, नहीं ना। जो नशा कर रहा है वो तो नशे में पड़ा है, किसी का भी सिरिंज यूज कर रहा है। और जो लोग बेटा नशे करते हैं उन लोग इस तरीके की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, किसी के भी साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो संदूषित सुई या संदूषित रक्त का बेटा अगर आधान होता है, जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, जिनको ब्लड कैंसर है, बार बार जिनको ब्लड की जरूरत पड़ रही है, वो लोग बेटा बार बार थोड़ा ना टेस्ट करा पाते हैं, लेकिन कराना चाहिए। ठीक है, लेकिन कराना चाहिए, आइडियली तो कराना चाहिए, है ना। तो उन लोगों में बेटा इजीली ये ट्रांसफ्यूजन हो सकता है।
और किस में हो सकता है बेटा? संदूषित नीडल यानी सुई, जो ईयर पियर्सिंग करते हैं ना, कान छेदते समय या कान छेदने में उपयोग। तो जब भी, अब आप लोगों की तो मैं उम्मीद करती हूँ जो लड़कियां हैं उनमें ज्यादातर लोगों का कंछेदन हो चुका होगा, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लड़के भी ऐसे हो जिनमें से ज्यादातर ने कंछेदन, अपने यहाँ रिवाज होता है ना, रस्म होता है 5 साल या 7 साल पे लड़कों का भी एक कान छिदवाया जाता है ना, तो बहुत कॉमन है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब आप कान छिदवाते हैं तो किसी प्रोफेशनल और अच्छी जगह पर छिदवाएं। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि कान छेदने के समय बेटा वो जिस सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नई सुई होनी चाहिए। किसी की यूज की हुई सुई जो ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट में लगी है वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके ईयर पियर्सिंग हो चुकी है तो इस चीज का भी ध्यान रखें बेटा कि जब आपके छोटे भाई बहन के आप ईयर पियर्सिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर भी बेटा नई सुई का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स बेटा अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। ड्रग अब्यूज नेक्स्ट मंडे को ये चैप्टर खत्म होगा। आज हम एड्स पढ़ेंगे, कल कैंसर पढ़ेंगे और अगले मंडे को हम ड्रग्स पढ़ेंगे। अगले मंडे को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, ड्रग मतलब अभी आप ये समझ लो नशे वाली जो चीजें होती हैं। आइडियली ड्रग मतलब दवाइयां होती हैं, लेकिन उन्हीं दवाइयों का अगर कोई बहुत ज्यादा बिना बात के यूज करने लग जाए, उन पर निर्भर हो जाए अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, तो बेटा हम उसको ड्रग अब्यूज बोलते हैं, लत लग जाना बोलते हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है। तो संक्रमण कैसे कैसे हो सकता है, किस किस में हो सकता है। अब इससे बचाव कैसे हो सकता है, ठीक है। एड्स से बचाव, तो यहाँ पर बेटा आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि एड्स का इलाज नहीं है। एड्स से छींक आ रही है बहुत जोर से। आज मैं सुबह उठी ना तो मेरे नाक में यहाँ ऊपर ना बहुत पेन हो रहा था, एक छोटी सी फुंसी आ गई है, एक छोटी सी। और मैंने ऐसे सुबह उठी तो ऐसे कर दिया इतनी जोर से, मतलब बिल्कुल आंखों में आंसू ही आ गए, इतनी जोर से दर्द हुआ। और सुबह फिर मैंने मिरर में जाके देखा तो मेरी नाक ऐसे पकौड़ा बन चुकी थी वो पूरी रेड हो गई थी, यहाँ पे छोटा सा दाना आ गया था, ऐसे बिल्कुल पकौड़ा बन गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया था विक्स लगाने से या दालचीनी को घिस के लगाने से ना वो छोटा हो जाता है। तो मैंने दालचीनी को जल्दी से घिस करके लगाया, तो अभी वो पकौड़े जैसी नाक नॉर्मल हो गई, लेकिन हल्का सा दर्द है वहां पे। हाँ, नोट नहीं हुआ? लो बेटा नोट कर लो, क्या दिक्कत है। आह हु, 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 हु। डन। हाँ, गांजा हेरोइन ये सब बेटा ड्रग्स होते हैं। मैम ब्लॉक जुबेर प्लीज, क्या कर रहा है भाई ये। डन, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एड्स का संक्रमण हो गया, अब एड्स का बचाव। यहाँ पर आप स्टार बना के लिखिएगा कि एड्स का इलाज संभव नहीं है, ठीक है। एड्स का इलाज संभव नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही इसका इलाज है ना। इससे बचाव ही इसका इलाज है, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। मैं तो कहती हूँ जिन रोगों का इलाज संभव है उनसे भी बच के रहो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से अच्छा है बचाव। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। बचाव ही इसका इलाज है। तो एड्स का इलाज संभव नहीं है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद
वन पार्टनर ओनली। कोशिश करिए कि आपके जीवन में आपका जो बेटर हाफ है, आपका जो जीवन साथी है, उसी के साथ आप लैंगिक संबंध बनाएं। ठीक है ना, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, है ना। तो एक ही, या ऐसे बोलिए कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अवॉइड करें। यार मुझे ना हिंदी नहीं समझ में आती है, मैं क्या ही लिखूं। मुझे इंग्लिश पता है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, है ना। कई पार्टनर्स को क्या बोलेंगे, अरे यार, कई व्यक्तियों से लैंगिक संबंध से बचे, है ना। कई व्यक्तियों, ये तो बेटा हमने वहां पे भी पढ़ा था ना, जनन स्वास्थ्य वाले में। कई व्यक्तियों से लैंगिक संबंध बनाने से बचे। ठीक है, और मैंने वहां पर भी बताया था आपको कि फिर भी इतनी ही मरी पड़ी है कि नहीं नहीं मैडम, नहीं रहा जा रहा, 10 लोगों से बनाने ही है संबंध। तो बेटा मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और यदि ऐसा करना पड़े, यदि ऐसा वेट बेटा करना पड़े, तो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। सुरक्षित यानी कि यूज कॉन्डोम्स। सुरक्षित, चलो 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 गो, यौन संबंध बनाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यूज निरोध। ठीक है ना, ये जल्दी से लिख लो बेटा, पहला पॉइंट। ठीक है, मैंने वहां पे भी बताया था भाई, कोशिश करो कि ये सब नहीं करना पड़े। फिर भी नहीं रहा जा रहा, अरे मैडम कैसी बातें कर रही हो, सच्चाई बता रही हो भाई। जिनको ज्ञान की कमी होती है वही बेटा ऐसे रोग लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि जब कोई ज्ञान देता है तो शर्म आती है, अरे मैडम क्या बातें कर रही हो। हम सभ्य लोग हैं, है ना, लेकिन बेटा सभ्य कभी कभी असभ्य काम कर जाते हैं। असभ्य करने के लिए अलग से कोई दुनिया से थोड़ा ना आते हैं, मार्स ग्रह से थोड़ा ना उतर के आते हैं जो असभ्य काम करते हैं। ठीक है, असभ्य काम आप ही जैसे सभ्य लोगों में से 2-4 लोग निकल जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा बेटा, इससे कैसे बच सकते हैं, हमेशा नई एवं डिस्पोजेबल को क्या बोलेंगे, डिस्पोजेबल मतलब यूज एंड थ्रो टाइप। ठीक है ना, एवं डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब होता है इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास नहीं करो, पहले इस्तेमाल करो फिर फेंको, यूज एंड थ्रो। ठीक है, हमेशा नई एवं डिस्पोजेबल नीडल्स, सुइयों का इस्तेमाल करें। ठीक है, कभी भी आप सुई लगवाने जाते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें बेटा कि जो डॉक्टर है, नर्स है, डॉक्टर ऐसे काम नहीं करेंगे यार, लेकिन गांव में नहीं पता, वो लोग करते हैं कोई कोई। ठीक है ना, जो नर्स हैं या ये जो फर्जी डॉक्टर बैठे हुए हैं गाँव में, ठीक है, इन लोगों के पास भी कभी जैसे एक आध सुई हुई लगवाने हम जाते ही हैं, तो इस चीज का बेटा विशेष ध्यान रखें कि आप उनको बोलें कि हमारे सामने आप जो भी है क्या बोलेंगे, नई सुई खोले। ठीक है ना, यस। इसके अलावा बेटा और क्या है, गो एंड स्किप, टेक द रिमोट, यू कैन स्किप। इसके अलावा बेटा टैटूज, जो परमानेंट टैटूज बनते हैं ना, असुरक्षित यौन संबंध से बचे, है ना। ये था, एक बच्चे ने मुझे बताया इसकी हिंदी। ठीक है, टैटूज, ईयर पियर्सिंग। ईयर पियर्सिंग मतलब कि कंछेदन जिसको हम बोलते हैं, है ना। ईयर पियर्सिंग मतलब कि कंछेदन, जिसमें हम ईयर्स छिदवाते हैं। ठीक है, ईयर पियर्सिंग हो गए। नोज पियर्सिंग हो गया, जिसमें हम नाक छिदवाते हैं। नोज पियर्सिंग मतलब कि नाक छेदन। ठीक है, आदि आदि में, आदि के समय नई सुइयों का इस्तेमाल करने पर जोर दें। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा प्रेग्नेंट फीमेल की,
जो फीमेल मतलब HIV पॉजिटिव है, अब उसने गर्भ धारण कर लिया है, तो बेटा उस बच्चे को बचाया जा सकता है अगर सही समय पर डॉक्टर को सारी सच्चाई बता दी जाए तो। वैसे तो डॉक्टर्स खुद भी बेटा, शहरों में तो होते हैं, गाँव का मुझे नहीं पता, मतलब सरकारी का नहीं पता, प्राइवेट में तो बेटा सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, थायराइड से लेकर के HIV तक सारे टेस्ट होते हैं कि गलती से भी मदर का ऐसा कुछ तो नहीं है ना केस कि वो पॉजिटिव हो या ऐसा कोई उसको रोग हो, ठीक है, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। डन। इवन जब आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, बार्बर मतलब आप जब दाढ़ी मूछें बनवाने जाते हैं, ठीक है ना, बार्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, बाबर को क्या बोलते हैं, बाबर, व्हाट इज बार्बर? शेव लिख देती हूँ है ना, शेव के समय क्या बोलते हैं बाबर को, कोई बता रहे हैं क्या? नए ब्लेड का इस्तेमाल करें, नाई, नाई नाई को बोले नए ब्लेड का इस्तेमाल करें, है ना, पता लगे कि आपसे पहले जो भी इंसान, जो भी कस्टमर वहां पे शेव करवा के गया है, क्योंकि देखो बेटा शेव वगैरह में कट लगना एक बहुत आम सी बात है, नहीं, आपसे पहले आपको नहीं पता ना कौन शेव करवा के गया है, वो HIV पॉजिटिव था या नहीं था, या उसको ऐसा कोई और रोग था, हेपेटाइटिस भी हो सकता है भाई, वो भी तो आपका ब्लड से ही फैलता है ना। विच कार्टून कम। तो इन चीजों का बेटा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम इनको हल्के में ले लेते हैं। हमारी मैडम प्योर अंग्रेज है, नहीं ब्यूटी ऐसा नहीं है, अंग्रेज तो नहीं हूं, पर कई बार ऐसा होता है ना कि समय पर वो शब्द याद नहीं आता। नाई तो यार नॉर्मल सा वर्ड है, नहीं, हाँ नाई तो आज ही मैं इसको बार बार पढ़ा रही थी, मतलब वो हेल्पर्स करके एक बुक थी, इसको मैं वो पढ़ा रही थी, उसमें बार बार था, कहता मामा बाबा क्या करता है, मैंने कहा बाबा बेटा आपके हेयर कट करता है। तो अभी उसको पता नहीं है हेयर कट क्या होता है, अभी तक उसका सिर्फ एक बार मुंडन हुआ है, इस हफ्ते सोच रहे हैं इसके बाल कटवा दें। तो ऐसा अंग्रेज नहीं हूं मैं यार, मैं लिटरली मतलब ऐसे गांव की भाषा भी बोलना जानती हूँ, पर बस मुझे वो माहौल मिलना चाहिए गांव वाला। मैं गांव जाती हूँ तो बिल्कुल धुर्र बन जाती हूँ, धुर्र समझते हो, जो एकदम देसी लोग होंगे वो लोग समझते होंगे, गांव जाके बिल्कुल गांव जैसे, वैसे ही बैठो, वैसे ही खाओ, वैसे ही पियो, वैसे, मैं लिटरली हाथ से दाल चावल खाती हूँ वहाँ पे, आई लव ईटिंग हाथ से दाल चावल, पर यहाँ नहीं खा सकते, गाँव में तो मैं नहीं छोड़ती। चूल्हे की रोटी, फली की सब्जी और रायता, वाओ, गांव वाली चाची बना भी देती हैं यार, उन्हें पता लगता है कि हम लोग आ रहे हैं तो वो तुरंत चूल्हा लगाती हैं। डन, हो गया। आप में से यूपी साइड से बहुत सारे बच्चे होंगे ना डेफिनेटली, यूपी में उधर एटा मैनपुरी साइड से होंगे ना, बोलिए ना, बता देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ गांव में ऐसे बोलते हैं, हम नाए करे हैं, हम नाए जए हैं, हम नाए खाए हैं, मतलब अगर मुझे नहीं खाना तो आई एम लाइक कि हम नाए खाए हैं, मुझे नहीं जाना तो हम नाए जए हैं, और मुझे नहीं करना तो हम नाए करे हैं, ऐसा करके मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं। आई लव सेइंग दैट, मतलब मेरे पापा ऐसे घूरते थे जब मैं छोटी, तो ऐसे घूरते थे कि मैं इन्हें अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के लाता हूँ, यहाँ आके बिल्कुल मेरी नाक कटवा देते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है। समझ में आया तुम लोगों को, नहीं समझ में आया? चलिए, तो एड्स से बचाव हो गया। इसी में बेटा आपको कुछ चीजें और बतानी चाहिए, जैसे नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको नेशनल, ब्यूटी दिख रही है हमारी मैडम अंग्रेज है, नहीं भैया अंग्रेज नहीं हूं मैं, एड्स अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी हूँ इसलिए थोड़ा सा वो फ्लुएंसी लिखने में नहीं आती है, लेकिन हाँ मेरे को सब आता है। तुम इंग्लिश हिंदी गांव कहीं पे भी बिठा दो मैं चल जाऊंगी यार। एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है, एवं, अब तुमने मेरा मजाक बनाओगे ना यार, ये जुबेर को ब्लॉक करो यार, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन
हमारा टीचर है हाँ। नहीं गांव में तू तो नहीं चलता है यार। जुबेर की स्पेलिंग क्या है? जे जे जिए, जुबेर या जुबेर। ठीक है, बोल दिया। मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? चले। अरे यार एक दो ऐसे जुबेर जैसे क्लास में घूमने दो ना, क्या दिक्कत है, क्या ही फर्क पड़ रहा है तुम लोगों को? उसको मैसेज ना पढ़ो ना एंटरटेन करो। ठीक है, HIV का वर्क फिर से बता दो। अभी बता दूंगी हरीश। तो नाको एवं एनजीओज, एनजीओज क्या होते हैं बेटा? आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, गैर सरकारी संगठन, नॉन को गांव की याद आ गई, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इनको हम गैर सरकारी संगठन बोलते हैं, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, तो नाको और गैर सरकारी संगठन बताएंगे बेटा, अभी एलिजा के बारे में बताएंगे, लोकनाथ अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, ये अभी हम बचाव में ही चल रहे हैं, ठीक है ना? तो नाको और एनजीओज मिलकर बेटा, हाँ ओके, एनजीओज और नाको ये दोनों बेटा मिलकर के काम करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, मिलकर समाज को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इसी बेटा नाको और एनजीओस के अंडर में ही बेटा बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो लोगों को जागरूक करना। 1 दिसंबर ये बेटा आपका विश्व एड्स दिवस है, वर्ल्ड्स एड्स डे, ठीक है, विश्व एड्स दिवस है। और विश्व एड्स दिवस है तो बेटा इसमें क्या किया जाएगा? देखो वर्ल्ड एड्स दिवस लिख रही हूँ मैं, देखो मतलब देख रहे हो तुम लोग, मैडम कोई अंग्रेज नहीं है भाई, मैडम एकदम ही गंवार है। तो इसको हम विश्व एड्स दिवस के नाम से जानते हैं, ठीक है, विश्व एड्स दिवस, नेशनल एड्स डे। इसमें बेटा इस एक दिन में तो स्पेशल फोकस किया जाता है लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का, ठीक है, उसी में सब कुछ बताया जाता है कैसे आप इससे बच सकते हो, ठीक है, कैसे आप कॉन्डोम्स वगैरह का यूज करना, इवन इसके अंडर में लोगों को फ्री कॉन्डोम बांटना भी आता है, ठीक है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ जनन स्वास्थ्य वाले अध्याय में, ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या है इसमें? अब आ जाते हैं इसका निदान। पता कैसे लगेगा भाई एड्स है? तो इसके लिए हेडिंग डालिएगा निदान, यानी कि डायग्नोसिस। किसी को तो बेटा खुद से लग जाएगा कि भाई मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाया है कि मुझे हो सकता है, ठीक है। तो किसी को बेटा जब भी टीबी होता है, टीबी या कोई भी ऐसा रोग जो आपके इम्यून सिस्टम के वीक होने पर होता है बेटा, उन सभी रोगों के होने पर HIV टेस्ट करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एलाइजा, ठीक है। तो इसके निदान के लिए एलाइजा करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे एवं वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है। अगर एलाइजा पॉजिटिव है तो बेटा कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है, ठीक है। ये अगर एलाइजा में पॉजिटिव आया है तो कंफर्म करने के लिए किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना। अब एलाइजा में क्या होता है ये भी समझ लो, ये लिख लो, फिर मैं आपको एलाइजा थोड़ा सा बता देती हूँ।
वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है एलाइजा में। एलाइजा जो होता है बेटा ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर आधारित होता है, ठीक है। मयंक वर्मा का चल रहा है भाई? यस। निदान क्या होता है? निदान मतलब नीलू उस रोग की पहचान करना, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था उधर आपका टाइफाइड के केस में हम निदान कैसे करते हैं, जल्दी बताइए। टाइफाइड के केस में हम कैसे निदान करते हैं? विडाल टेस्ट लगाते हैं टाइफाइड के केस में, हाँ या नहीं? विडाल टेस्ट से पता लगता है ना टाइफाइड है कि नहीं है। इसी तरीके से बेटा एड्स का कंफर्म करने के लिए हम एलाइजा लगाते हैं, और अगर अपना एलाइजा पॉजिटिव है तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग से उसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, उपचार नहीं है बेटा इसका, फिर भी हम एक आध दवाइयाँ हैं जैसे ज़िलोवुडीन वगैरह, ये एंटीवायरल होती हैं तो ये थोड़ा बहुत काम कर जाती हैं, पर पूरी तरीके से बेटा ये पॉसिबल या ट्रीटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो एलाइजा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एलाइजा जो होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। मुझे सोच सोच के बोलना पड़ रहा है। ब्यूटी यार तुमने ऐसे क्यों बोला? मैडम कोई अंग्रेज नहीं है। प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आपको आगे भी थोड़ा बहुत देखना ही है बायोटेक्नोलॉजी में, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगी, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, इसमें हम एक पॉलीस्टाइरीन प्लेट लेते हैं। हम एक पॉलीस्टाइरीन प्लेट लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये है पॉलीस्टाइरीन प्लेट। पॉलीस्टाइरीन प्लेट होती है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन बेटा एक आपका पॉलीमर है, ये उसकी प्लेट होती है। इस प्लेट में हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम सबसे पहले पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। इसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा? नंबर 1 हम इसमें पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो भी मरीज है उसका सीरम ऐड करते हैं। सीरम क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अगर हम प्लाज्मा में से स्कंदक कारक रिमूव कर दें, अगर हम प्लाज्मा में से कोआगुलेटिंग फैक्टर्स जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको हटा दे तो बचे हुए को हम सीरम बोलते हैं। ऐसा ही होता है, हैं? मनीष मैं मारूंगी। ये समझ में आया कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, स्कंदक कारकों को निकाल दें, तो जो बचा हुआ बचता है बेटा उसको हम सीरम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं। अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगर पेशेंट HIV पॉजिटिव होगा अगर, तो बेटा उसके शरीर में उस HIV एंटीजन के विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज होंगे, हाँ या नहीं? तो पेशेंट के सीरम में बेटा कुछ एंटीबॉडीज होते हैं। अगर वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो इसके पास प्रतिरक्षी होंगे, है ना, इसके पास एंटीबॉडीज होंगे इसके सीरम में। तो ये एंटीबॉडीज बेटा यहाँ पर चिपक जाएंगे, ठीक है। इस पॉलीस्टाइरीन प्लेट में ये एंटीबॉडीज जो हैं प्रतिरक्षी, ये चिपक जाएंगे, जो कि पेशेंट के सीरम से हमने निकाले हैं, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे देखो, हमने पेशेंट का सीरम ऐड किया, हमने यहाँ पर बेटा HIV प्रतिजन भी डाल दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर HIV प्रतिजन भी डाल दिया। अगर प्रतिजन है तो बेटा प्रतिजन, इनफैक्ट मैंने उल्टा बता दिया यार, पहले केस में हम HIV प्रतिजन डालते हैं, दूसरे में हम पेशेंट का एंटीजन सीरम डालते हैं। एक मिनट रुक जाना है ना। पहले केस में बेटा हम HIV प्रतिजन डालते हैं, पहले हम इसमें HIV प्रतिजन डालते हैं, ठीक है। ये आपका प्रतिजन है, प्रतिरक्षी नहीं है, ये आपका प्रतिजन है। इसके बाद बेटा हम पेशेंट का सीरम डालते हैं। हम पेशेंट का सीरम डालेंगे तो पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है, ठीक है, पेशेंट अगर, मैं अगर भी इंग्लिश में, ब्यूटी तेरी नजर लग गई है, जो थोड़ी बहुत हिंदी लिख रही थी वो भी नहीं आ रही अब। पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके प्लाज्मा में प्रतिरक्षी होंगे, ठीक है, प्लाज्मा में कुछ तो प्रतिरक्षी होंगे ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, पेशेंट का सीरम इसमें डालेंगे, तो अगर उसमें प्रतिरक्षी होंगे तो प्रतिरक्षी जाकर के इस प्रतिजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। प्रतिरक्षी जाकर के
इस प्रतिजन से जुड़ जाएंगे। फिर बेटा हम इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं, एसिड एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, हम इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं, एंजाइम हो गया आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो, लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हम इसमें एंजाइम डालते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इस एंजाइम की एक खास बात होती है बेटा कि ये एंजाइम केवल प्रतिजन प्रतिरक्षी जो कॉम्प्लेक्सेस बने सम्मिश्र से जाकर जुड़ते हैं। ठीक है, प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र से जुड़ते हैं। किससे जुड़ेंगे बेटा? ये प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र से ही जुड़ते हैं। केवल प्रतिजन होगा ये जाके नहीं जुड़ेंगे, केवल प्रतिरक्षी होगा ये जाके नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बना हुआ है तो बेटा ये एंजाइम जाकर के उससे जुड़ जाएगा। अब यहां पर क्या बन गया है? यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गए। ठीक है, क्या बन गए? यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गए। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? इसको हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग मतलब इसको हम अभिरंजित करते हैं और फिर हम इसको पराबैंगनी किरणों में देखते हैं तो ये हमें रंगीन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, रंगीन सम्मिश्र देखने को मिलते हैं। अगर रंगीन कॉम्प्लेक्स देखने को मिला मतलब पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। हाँ मनीष, तो फिर लिख लो, अगर आप इतनी मेहनत से लिख रहे हैं तो हम भी लिख लें। धन्यवाद बेटा। वैसे नहीं लिखो, मैं तो समझाने के लिए बेटा बहुत कुछ लिखूंगी, पर ये आपके ना तो एनसीईआरटी में है ना ये नीट में है, बस मैंने बता दिया। नीट में केवल इतना है कि एलाइजा जो होता है ये प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये आपके नीट में है, क्योंकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका एप्लीकेशन वाला चैप्टर है वहां पर भी बेटा हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। डन। तो एलाइजा में हम क्या करते हैं, कैसे पता लगता है पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया। ओके, डन। मैम अगर जरूरी नहीं है तो समझा क्यों नहीं? बेटा मैं तो बता रही हूँ, नहीं लिखना है मत लिखो, मैं तो ऑप्शन भी दे रही हूँ। ये ज्ञान के बादल हैं जो फट गए बेटा गलती से मेरी जबान से। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है मैडम अगर जरूरी नहीं है तो समझा क्यों रही हो। ये ज्ञान के बादल थे, गलती से फट गए। चलिए मैम आपने दोनों एंटीजन लिख दिए, बताओ। धन्यवाद बेटा, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ, एंटीजन नहीं है ये एंटीबॉडी है। धन्यवाद बेटा, डन। एक बच्चे ने बोला था मैडम एचआईवी का कार्य समझा दीजिए, कैसे ये कार्य करता है, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखो होता क्या है, जब ये एचआईवी वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये सीधा जाकर के हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, कैसे? ये एचआईवी वायरस जाकर के हमारी महाभक्षाणु कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है। महाभक्षाणु कोशिकाएं हमारे संयोजी ऊतक में है। ठीक है, इसके अंदर जाकर के बेटा ये अपने आरएनए जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है, इसीलिए हमने इसको पश्च विषाणु बोला है ना, और आरएनए के साथ साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी मैक्रोफेज में डाल देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेटा आरएनए को डीएनए में परिवर्तित कर देता है। ये डीएनए जाकर के मैक्रोफेज के डीएनए के साथ क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ जाकर के मिल जाता है। फिर मैक्रोफेज का डीएनए अब इस एचआईवी के डीएनए के हिसाब से काम करता है और ये बेटा महाभक्षाणु कोशिका के अंदर अपनी ही कॉपीज बनाने लगता है, अपने आप की बहुत सारी रेप्लिका बना लेता है, अपनी बहुत सारी प्रतिकृतियां बना लेता है। ठीक है अब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऑड लग रहा है। फिर बेटा ये जो आपकी मैक्रोफेज के अंदर एचआईवी की प्रतिकृतियां बनी है, ये बेटा मैक्रोफेज से निकल के दूसरे मैक्रोफेजेस पे अटैक करती हैं। साथ ही साथ बेटा ये हेल्पर टी सेल्स पर अटैक करती हैं, सहायक टी कोशिकाओं पर अटैक करती हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा क्योंकि ये मैक्रोफेज के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हैं, महाभक्षाणु कोशिकाओं के अंदर ये अपना गुणन कर रही हैं, अपनी संख्या बढ़ा रही हैं, इसलिए बेटा हम महाभक्षाणु कोशिकाओं को एचआईवी फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। जब ये बेटा सहायक टी कोशिकाओं पर अटैक करती हैं तो ये सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती हैं, उसके अंदर भी ये गुणन करती हैं और फिर उनको नष्ट करती हैं। जब तक सहायक टी कोशिकाओं की संख्या आपके शरीर में अच्छी खासी मात्रा में कम नहीं होती है तब तक बेटा आपको
एड्स के लक्षण नहीं दिखते हैं। ठीक है, और जब बेटा सहायक टी कोशिकाओं की मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है तब जाकर के आपको एड्स के लक्षण दिखते हैं। नीट में आ चुका क्वेश्चन है। और एचआईवी का आपके शरीर में प्रवेश करना और जब तक शरीर के अंदर एड्स के लक्षण नहीं दिखते, ये बीच वाला जो टाइम होता है बेटा, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जिसमें वो वायरस या कोई भी जीवाणु वगैरह है वो अपने आप को आपके शरीर में हावी बनाता है। इसको बेटा हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, और एचआईवी का इंक्यूबेशन पीरियड 6 महीने से लेकर के 10 साल तक का हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन एचआईवी में मौत तो बेटा कुत्ते वाली है। ठीक है, हम इसके उपचार में आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ना वैसे तो कोई उपचार नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी हम ना जिडोवुडीन नाम की एक ड्रग होती है। यस, कमिंग। बचाव, संक्रमण बचाव। ठीक है, वैसे तो इसका कोई उपचार नहीं है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। एक और इतनी स्लाइड ऐड की है, एक और कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, इसकी वैक्सीन्स पर बेटा अभी काम चल रहा है। ठीक है, वैक्सीन्स पर काम चल रहा है, अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है इससे बचाव के लिए, लेकिन एक ड्रग है जिसको हम बोलते हैं जिडोवुडीन। ठीक है, जिडोवुडीन, जिडोवुडीन ये बेटा एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग मतलब ये एक ऐसी दवाई है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, तो ये जरूर हम बेटा थोड़ा सा लक्षणों को सप्रेस करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, जिडोवुडीन हम जरूर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इससे आराम मिलता है, थोड़ा बहुत आराम। ठीक है, ये समझ लो अगर कोई व्यक्ति 4 दिन में मर रहा होगा तो उसकी अगर टाइम से ये शुरू हो गई होगी दवाई, तो ये वो 5 साढ़े 5 दिन तक जी जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जिडोवुडीन हम इसमें दे देते हैं। दिस इज इट। अब जल्दी से एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी क्या कहती है? तो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि एड्स का मतलब होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, इसका अर्थ है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, यानी आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो वीक हो जाता है। डाउट अभी देख लूंगी। जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है, और इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ठीक है ना, तो ये बाय बर्थ नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव है, उससे अगर बच्चे में हुआ है तो बेटा ये जन्मजात हो सकता है, पर ये आनुवांशिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि पापा को एचआईवी पॉजिटिव है तो बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव हो गई होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एड्स का सबसे पहला बेटा जो केस था वो 1981 में पता चला, और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में पूरे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ 50 लाख, मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है आज की तारीख में। अब तो और की हो चुकी है भाई, हर साल कितने मरते हैं। एड्स का विषाणु एक विषाणु रोग है। ठीक है, और ये विषाणु बेटा कैसा है? पश्च विषाणु है। ठीक है, इसका नाम है प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, एचआईवी विषाणु के समूह में आता है जिसको हम पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें आरएनए बेटा आनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर एचआईवी का संक्रमण निम्न से होता है: संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाने से, संदूषित रक्त या ब्लड उत्पादों के ट्रांसफ्यूजन से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से जैसे कि इंट्रावीनस ड्रग का प्रयोग करने वाले के मामले में, और संक्रमित मां से बेटा अपरा द्वारा उसके बच्चे में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं बेटा जिससे ये विषाणु फैल सकता है। इसके अलावा बेटा, इसलिए जिन लोगों में ये संक्रमण होने की सबसे ज्यादा संभावना है वो कौन है बेटा? ऐसे व्यक्ति जो अनेक से यौन संबंध बनाते हैं, जो नशा करते हैं सुइयों वाला। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। कौन होते हैं बेटा? जिनको ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, जो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनमें बेटा
इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। संक्रमित मां से उसके बच्चे में हो सकता है। क्या आपको मालूम है बार बार रक्त के आदान की आवश्यकता किसको पड़ती है? ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स को, पहले ही बता दिया। यहाँ पर ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है बेटा कि जो HIV है ये एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है, ये केवल शरीर से स्रावित द्रव्यों से फैलता है। ठीक है, ये बॉडी फ्लूइड से ही फैलने वाला रोग है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि HIV जो पॉजिटिव पेशेंट है उससे या उसके परिवार से आप अलग थलग ना हो, उसको आप समाज से निकाला मत करो, उसको आप बॉयकॉट मत करो। ठीक है ना, तो क्योंकि पहले ही वो बेटा, उसको जब से पता लगा है कि वो HIV पॉजिटिव है, उसको एड्स है बेटा, वो पहले ही अंदर टूट चुका है। इसमें बेटा अगर आप भी उनको इस तरीके से बॉयकॉट कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो, ये समझ लो 4 महीने में मर रहा होगा तो हो सकता है 4 दिन में मर जाए। डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, ठीक है, पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच में हमेशा एक अंतराल होता है और इस अवधि को बेटा हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो 6 महीने से लेकर के 5 से 10 साल तक हो सकती है। ठीक है, संक्रमण होना मतलब HIV का शरीर में प्रवेश करने से लेकर के एड्स के लक्षण दिखने तक का जो समय होता है उसको बेटा हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो कुछ महीनों से लेकर के 5 से 10 साल तक भी हो सकता है। आगे बेटा ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ किस तरीके से ये काम करता है। फिर बेटा हम देख रहे हैं व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद जो विषाणु है ये महाभक्षाणु यानी कि मैक्रोफेजेस में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की उपस्थिति में बेटा ये DNA बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये जो विषाणु का DNA है ये परपोषी कोशिका यानी कि मैक्रोफेज के DNA के साथ मिलकर के बाकी कोशिका मतलब अपने जैसे कण बनाता है, ऐसा वो निर्देश देता है उस DNA को कि बहुत सारी वायरस की कॉपीज बनाओ। ठीक है, और क्योंकि बेटा बृहद भक्षाणु जो है आपके ये विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं, इसीलिए हम इनको HIV फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम इनको HIV फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। What are you doing? ठीक है, this is very important. आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके साथ ही HIV जो होते हैं बेटा ये सहायक टी कोशिकाओं पर भी अटैक करते हैं। ठीक है, या उपसमुच्चय इसके बारे में आप ठीक है पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, और वहां पर ये अपनी प्रतिकृति बनाते हैं और अपनी जैसी और विषाणु पैदा करते हैं। रुधिर में छोड़े गए बेटा जो इनके बेबी वायरसेस हैं, ठीक है, मतलब वायरस की जो कॉपीज हैं बेटा ये दूसरी सहायक टी कोशिकाओं पर हमला करते हैं और ये बार बार दोहराया जाता है, जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। और एक बार बेटा कमी आ गई तब जाकर के इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो इस अवधि के दौरान क्या क्या होगा? बार बार बुखार आना, दस्त लगना और तेजी से वजन घटना बेटा इसके प्रमुख लक्षण है। सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण बेटा व्यक्ति जीवाणुओं विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विषाणु टबक बोल रही हूँ कवक, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों का शिकार हो जाता है। मतलब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस लग जाते हैं उसमें, है ना, उसकी बीमारी में अपॉर्चुनिटी बन गई इन सब के लिए, तो ये सारे उसमें जाकर के हमला कर देते हैं। ठीक है, रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वो इन संक्रमण से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि इसने सीधा उसके इम्यून सिस्टम पे अटैक किया है ना, तो इसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो इन सब से लड़ ही नहीं पाता है ना। ठीक है, एड्स के लिए बेटा व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला जो नैदानिक परीक्षण है उस परीक्षण का नाम है बेटा एलाइजा, संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिजा। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे प्रति पश्च विषाणी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ठीक है, और ये कौन सा एंटीवायरल क्या है बेटा? ये जो आपका एंटीवायरल दिया है ये क्या है? ये आपका जिडोवुडीन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जिडोवुडीन। और भी हैं एंटीवायरल पर ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये औषधियां रोगी की अवश्यंभावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं, रोक नहीं सकती। तो मैंने बोला ना, अगर वो 4 दिन में मर रहा है तो हो सकता है 1.5 दिन और ये दवाइयां उनको जिंदा रख लें, पर वो मरे ना ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एड्स की रोकथाम बेटा,
एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, क्या कर रही हूं मैं, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है, इससे बचाव ही इसका उपाय है। इसके अलावा बेटा इसको संक्रमण के लिए मतलब ये एक सचेतन व्यवहार है, ऐसा नहीं कि अरे हम तो सो रहे थे कोई एड्स का मच्छर आके काट गया, ऐसा नहीं होता है। एड्स हमेशा आपके नादानी से ही होता है कि आप जानबूझ के चीजों को इग्नोर कर रहे हो, आप बिल्कुल रिलक्टेंट रहे अपनी हेल्थ को लेकर के, उसी कंडीशन में बेटा एड्स हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे नहीं मैडम मैंने तो किसी मतलब मैंने तो किसी के साथ आज तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, मुझे कैसे हो सकता है? तो आप अपनी हेल्थ को लेके सतर्क नहीं रहे। जब आप इंजेक्शन लगवाने गए होंगे कहीं तो बेटा आपने उस टाइम पर नहीं ध्यान दिया, पुराना कोई इंजेक्शन यूज किया वो लग गया। इनफैक्ट मैं तो एक और चीज कहती हूँ, जब कभी भी आप रोड एक्सीडेंट में भगवान बन के जाते हैं किसी के लिए, ठीक है, जब कभी भी आप किसी रोड एक्सीडेंट या ऐसी कोई जहाँ पर बिल्कुल खून खच्चर हो रखा हो, वहां पर अगर आप देवता बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बनिए, लेकिन अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, हमारे हाथ में बेटा कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी कट लगे रहते हैं, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू आर अ वर्किंग वुमेन। ठीक है, अगर आप घर में सब्जी वब्जी काटते हो बेटा, तो उस कंडीशन में बेटा कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में छोटा मोटा कट लग जाता है। ठीक है, या कभी बेटा हम पेशेंट्स को हेल्प करने जा रहे होते हैं रोड एक्सीडेंट में, तो हो सकता है वहां पर हमें ही चोट लग जाए। वासु प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, हो सकता है वहां पे हमें ही चोट लग जाए। ठीक है, और उस टाइम पर बेटा आप उस पेशेंट को गोद में उठाकर ले जा रहे हो जो बिल्कुल लहूलुहान है। अब आपको नहीं पता जिसको आप मदद कर रहे हो, जिसको आप गोद में उठा रहे हो, वो HIV पॉजिटिव है, आपको नहीं पता। अब आपको भी चोट लग गई या आपके हाथ में पहले से कोई कट है, ठीक है, और आपने उस लहूलुहान पेशेंट को अपनी बाहों में समा लिया कि मैं भगवान बनूंगा इसके लिए, मैं इसको अस्पताल लेकर जाऊंगा। बेटा आप भगवान तो बन गए, लेकिन आपको नहीं पता वो HIV पॉजिटिव था और वो ब्लड आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। समझ, यस गुड बॉय, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो भगवान किसी और का बनने से पहले अपने लिए एक सतर्क इंसान बने। आप नादानी में या इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से एड्स जैसी बीमारी को गोद ना लें। ठीक है ना, तो ये आपके सचेतन व्यवहार की वजह से होता है, गलती से नहीं हो सकता। ठीक है ना, ना कि निमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में। यह ठीक है कि रक्ताधान रोगियों में या नवजात में ये सब संक्रमण सही निगरानी ना होने के कारण हो सकता है, एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है ना, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। ठीक है, हमें पता नहीं था इसलिए हम मर गए, मतलब इसलिए हमें एड्स हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, हमारे देश में नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और NGOs जो बाकी के हैं, ये सब मिलकर के बेटा लोगों को सचेत करते हैं एड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, HIV संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए जो WHO है बेटा, इसने कई सारे कार्यक्रम आरंभ किए, ये हम बेटा वहां पे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाना, इसके अलावा बेटा फ्री के कॉन्डोम्स बांटना, डिस्पोजेबल सुई, पहले बेटा ना वो स्टील की, स्टेनलेस स्टील की सुइयां हुआ करती थी। ठीक है, आगे बस वो एक नीडल लगती थी और उसको उबलते पानी में डाल दिया जाता था, फिर अगला पेशेंट आता था उसी को निकाल करके अगले में लगा दिया जाता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन जब से एड्स के केसेस बढ़े हैं, उसकी सही से जांच हुई है कि किस वजह से होता है, तब से बेटा WHO का ये रूल है, या WHO की तरफ से ये स्ट्रिक्ट क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आपको डिस्पोजेबल सुई का ही इस्तेमाल करना है। और आजकल आप देखते हैं वो 5-5 रुपए की आती है, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक की। ठीक है ना, आप उनका ही हमेशा इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, रक्त बैंकों, जो ब्लड बैंक है बेटा, उसमें भी ब्लड इकट्ठा करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना कि जिससे आप रक्त ले रहे हैं वो HIV पॉजिटिव ना हो। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में जो क्लिनिक है बेटा, उसमें केवल डिस्पोजेबल सुइयों का इस्तेमाल करना। ठीक है, डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस का इस्तेमाल करना। ठीक है, कॉन्डोम्स का फ्री में वितरण करना। ड्रग के साइड में जो मतलब अब्यूज होता है, जो ड्रग का यूज करें बेटा, उसको रोकना। सुरक्षित यौन संबंध की लोगों से गुजारिश करना कि भैया अगर इतनी मरी पड़ी है तो प्लीज यूज कॉन्डोम्स। ठीक है, और सुग्रही क्या बोलेंगे, ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना, ये सब बेटा इसके लिए उठाए गए, इसको रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदम है। अब आप बोलेंगे मैडम ससेप्टेबल पॉपुलेशन कौन सा है? ससेप्टेबल पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन जिसमें एड्स होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और इसमें आ जाते हैं बेटा सेक्स वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि यही मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व है, ये तो खुल के इस चीज के ये काम करते हैं ना। और लोग अगर 2-4 के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर भी रहे हैं तो एक उनका खुला होगा, 4 उनके छुपे हुए होंगे।
ठीक है, लेकिन जो सेक्स वर्कर्स हैं दे आर ओपनली डूइंग दिस, वो पैसा ही इसी चीज का ले रहे हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जो कस्टमर्स उनके पास जाते हैं वो पर्सनली कॉन्डोम जैसी चीजें इस्तेमाल करना नहीं चाहते। ठीक है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं उनके जो प्लेजर है उसमें बाधा हो सकता है। तो इन लोगों में बेटा समय समय पर जांच करना, इन लोगों को सतर्क करना रिगार्डिंग द यूज ऑफ कॉन्डोम, ये भी बेटा WHO और जो बाकी के NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बेटा ये रोल, मतलब उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को, स्पेशली इन लोगों को इसके रिगार्डिंग सतर्क किया जाए। ठीक है, HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से ही संक्रमण और ज्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में HIV या एड्स संक्रमण लोगों की सहायता और सहानुभूति की जरूरत है, एवं में उन्हें हे दृष्टि से ना देखा जाए, बेचारा वैसे ही मर रहा है तुम और उसको मार दो। ठीक है, जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए, तब तक बेटा इस रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश ज्यादा होगी। अगर आप बेटा किसी को हीन भावना से देखेंगे, उसको बॉयकॉट करेंगे समाज से, तो कहीं ना कहीं बेटा फिर वो बदला लेगा। ठीक है, वो कैसे बदला ले सकता है, वो अपना खून निकाल के हो सकता है आपको सुइयां चुबा दे, कोई बड़ी बात थोड़ा है। और बीच में ऐसे बहुत सारे गैंग्स भी सुनने में आए थे जो चलते फिरते भीड़ वाली जगह पे ऐसे इंजेक्शन चुबा देते थे, है ना, तो ये बहुत कॉमन हो भी चुका है। इसलिए इन लोगों को बॉयकॉट करने के बदले इनको आप सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट मतलब ये नहीं उनके साथ जाकर के आप इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो, आप बस उन्हें मानसिक सपोर्ट करें। ठीक है, कि कोई बात नहीं, जो हो गया, जो बचा जीवन है उसको अपना बेस्ट दे दो। ठीक है ना, ये बेटा इसको मानसिक सपोर्ट करना हुआ। टीवी ऑफ कर दूं मैं इफ यू डोंट वांट टू सी। ठीक है, आगे बेटा, यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट एड्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ जी, व्याधि मतलब बीमारी। हाँ, HIV के संचरण के तरीके होते हैं, किस किस तरीके से बेटा HIV आपका फैल सकता है। हाँ जी, ओए स्टे अवे, चलो गो एंड स्विच ऑफ द टीवी, टेक द रिमोट, बिकॉज यू आर नॉट वॉचिंग ना। अच्छा, वाई तो ऐसे पूछेंगे जैसे पता नहीं कितने ओबीडियंट हैं, अभी मैं कारण बता दूंगी तो माने ही जाएंगे। गिव मी द बैग। यस, आज की DPP में भी बेटा मैंने 14-15 क्वेश्चन दिए हैं, और क्लास में भी शायद आज मैं 4-5 तो लाई हूँ, मुझे जहां तक याद आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम मतलब कल कैंसर पढ़ लेंगे, और मंडे को हम ड्रग्स और अब्यूज पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आपका चैप्टर खत्म। चलिए, तो संक्रमित व्यक्ति कैसे, तरीके कैसे कैसे होते हैं बेटा। तो सबसे पहला हो गया संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, संदूषित रक्त के ट्रांसफ्यूजन से, संक्रमित सुइयों के साझा करने से, संक्रमित मां से उसके व्यक्ति में अपरा के माध्यम से हो सकता है। तो सब है, सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए लेट्स सी, डी डोंट टच। 82% बच्चों का लगभग सही है, रविकांत, आकाशन, राम। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं। हाँ जी, कौन सी कोशिकाओं को हम HIV फैक्ट्री बोलते हैं। 20 मिनट में रोक दूंगी पोल। चलो ना, तुम पिट के ही बाहर जाओगे। हालांकि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन टुडे, आज आपने मुझे 1.5 घंटे कोऑपरेट किया है, धन्यवाद इस चीज के लिए। अब मैं पोल ही स्टार्ट नहीं है, 20 मिनट रोक भी रही हूँ, 20 सेकंड में रोक भी रही हूँ। चलो 15 सेकंड में रोक दूंगी। थैंक यू बेबी फॉर योर कोऑपरेशन, डोंट डू दिस, रिमूव फिंगर फ्रॉम माउथ। हाँ जी, HIV फैक्ट्री कहलाने वाली कोशिकाएं हैं ABCD। सायक्टी कोशिकाओं को HIV फैक्ट्री नहीं बोलते, तो बेचारी खुद ही नष्ट हो जाती हैं, तो बहुत ही बेचारी टाइप्स हो जाती हैं। महाभक्षाणु कोशिकाएं हैं, द्रुमाकृतिक कोशिकाएं, डेंड्राइटिक सेल्स नहीं है, WBCs नहीं है, या इट इज B। चलिए पोल को स्टॉप करते हैं, पोल लेट स्टार्ट किया था। लेट्स सी, लगभग 84% बच्चों का सही है, साहिल, अर्पिता एंड अंकित। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है बेटा, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु HIV एड्स का कारण बनता है, कैसे, किस तरीके से HIV एड्स के लक्षण दिखाता है। उस दिन गिरे थे, भूल गए, सर फूटा था, ये तो तुम याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है बेटा। Why were you doing round and round and round? Why? हम्म,
यस। हाँ जी। तो किस तरीके से HIV एड्स का कारण बनता है, कब उसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं? CD4 या सहायक टी लसिकाणुओं को कम करके, ठीक है। CD या सहायक टी लसिकाणुओं को बढ़ाकर नहीं। CDS क्या होते हैं? सप्रेसर। सहायक टी लसिकाणुओं को कम करके नहीं। ये क्या है? CDS, ये CD, अच्छा ये CD8 होगा, CD8 होगा। CD या सहायक टी एरिथ्रोसाइट्स कुछ होते नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका A। चलिए लेट्स सी, केवल 52% बच्चों का सही है, साहिल, जीना एंड निखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन ए स्क्रीन। एड्स के कारक एजेंट यानी HIV के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही क्या है बेटा? आंसर दीजिएगा। HIV के संबंध में क्या सही है? आवरण युक्त विषाणु है जिसमें यस। हम्म। डन। चलिए, तो HIV के कथन में क्या सही है पूछा है ना। तो HIV एक आवरण युक्त, मतलब जिसमें आवरण होता है, ठीक है, विषाणु है जिसमें एक रज्जु की RNA का एक और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक, नहीं बेटा दोनों के दो दो अणु होते हैं, पहला गलत हो गया। ये एक आवरण युक्त विषाणु है जिसमें एक रज्जु की RNA के दो और समान अणु और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के दो अणु होते हैं, बिल्कुल सही है। HIV एक आवरण रहित नहीं होता है बेटा। HIV बचता नहीं है बल्कि उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर हमला करता है। बचता नहीं है क्या होता है पता नहीं। B सही है, ठीक है, तो लेट्स गो फॉर B। केवल 39% बच्चों का सही है, आदित्य, सतीश एंड विशाल। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथनों पर विचार करें, जरूर विचार करें बेटा, और सही कथन वाले विकल्प को चुनें। एड्स का कोई इलाज नहीं है, रोकथाम ही अच्छा विकल्प है, ठीक है। HIV संक्रमण के दौरान व्यक्ति बुखार, वजन घटने और अतिसार दस्त से पीड़ित होता है। एड्स एक पशु विषाणु है जिसका अर्थ है इसका आनुवांशिक पदार्थ DNA है। हाँ जी, तो सही विकल्प का चयन करें बेटा। इनमें से कौन से सही हैं? क्या सही है इनमें? हाँ जी। तो क्या सही है? एड्स का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, रोकथाम ही सबसे अच्छा विकल्प है, बच लो भैया तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। HIV संक्रमण के दौरान व्यक्ति बुखार, वजन घटने और दस्त से पीड़ित हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। एड्स एक पशु विषाणु है जिसका अर्थ है इसका आनुवांशिक पदार्थ RNA है। DNA कोणी भाई, DNA कोणी। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, आंसर हो जाएगा आपका A, ठीक है, A। चलिए, रहमत, साक्षी एंड यशपाल। तो प्रज्ञा, अर्जुन, विश्वास, उपेंद्र, वैभवी, अदिति, वंदना, संध्या, कृष्णकांत, सैनी एंड देवराज। और भी बच्चों के आई नो आंसर सही है, सो रियली गुड। और दिस इज ऑल अबाउट एड्स, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। कल की क्लास में हम कैंसर और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम ड्रग्स पढ़ेंगे। तो आज हमने एड्स पढ़ा, ठीक है। और होमवर्क में बेटा मॉड्यूल से आप सारे एड्स के क्वेश्चन करिएगा। देख लेती हूँ मैं। लक्ष्य, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कहाँ है भाई? आ जाओ। कहाँ है एड्स? 84 से लेकर के 93। एक्सरसाइज 1 84 से 93। इसके अलावा बेटा DPP दिए, वो कर लेना। आज DPP नंबर क्या दिया है मैंने? 4 या 5 होगा जो भी है,
डीपीपी कर लेना और ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। दिस इज इट। ठीक है, ये आपको बता ही चुके हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल। कल हम स्टार्ट करेंगे कैंसर, खत्म भी करेंगे कल कैंसर, और मंडे को आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा विद ड्रग्स एंड देयर अब्यूज। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे हम स्टार्ट कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी। तुरंत आ जाता है, जैसे मैं कहती हूँ ओके टेक केयर मम्मा, क्लास डन। डन बेटा डन, नाउ माई ऑल टाइम इज फॉर यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर।